हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच मिस्टर रक्षित रंजन हैं, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ। आज मिस्टर रक्षित रंजन से हम इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में एक बड़ी सिंपल साधारण डिस्कशन करेंगे टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी मार्केट में क्या एक सिंपल स्ट्रैटेजी है पैसा बनाने के लिए। बहुत लोग इक्विटी मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन जनरल लोगों का जो ध्यान होता है वो प्राइस के ऊपर होता है, क्योंकि लोग प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कंपनी की अर्निंग्स पे कम फोकस करते हैं। इसलिए इन जनरल इक्विटी मार्केट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत खराब होता है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री भी देखें और सिर्फ निफ्टी की हिस्ट्री देखें, निफ्टी में अराउंड 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी रिटर्न बहुत अच्छी है, मे बी जिनकी रिटर्न 25 to 30% CAGR है, लेकिन 30 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी रिटर्न बहुत खराब है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, उसकी रिटर्न निफ्टी का स्टॉक है लेकिन उसकी रिटर्न बहुत खराब है। बजाज फाइनेंस निफ्टी का स्टॉक है, उसकी रिटर्न बहुत अच्छी है। बट जब हम अपनी समझ से इन्वेस्ट करते हैं तो इन जनरल हम गिरते स्टॉक को देखकर, उसका गिरता प्राइस देखकर उसमें एंटर कर जाते हैं। टाटा मोटर्स का स्टॉक 500 से गिर के 300 हुआ, 300 से गिर के 200 हुआ, बहुत लोगों ने सोचा कि 500 से 300 हो गया है, इसमें एंटर कर लेते हैं। सिमिलरली बजाज फाइनेंस का प्राइस बढ़ के 100 रुपीज से 500 रुपीज हुआ, 500 से 1000 रुपीज हुआ, पर लोगों ने उसको निकाल दिया अगर रखा भी हुआ था, या लोगों ने एंटर नहीं किया ये सोच के कि इसका प्राइस बढ़ गया है। तो लोगों का मोस्टली फोकस प्राइस पे होता है, कंपनी की अर्निंग्स पे नहीं होता है। इस वजह से जो जब लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे इक्विटी मार्केट में नहीं बनते हैं। आज हम इसी बात को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे मिस्टर रक्षित रंजन से कि क्या ऐसा सिंपल तरीका है इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो क्रिएट करने का जिसमें कि वेल्थ क्रिएशन करी जाए। रक्षित, आपका फॉर्मल वेलकम है। PMSAIF वर्ल्ड एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट्स ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। हम HNIs एंड अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं, एंड हमने बहुत सारे फंड मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू कर रखा है और डिटेल्ड में डिस्कशन कर रखा है, और हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कशन करते हैं। एंड वी आर रियली डिलाइटेड कि आप आज हमारे साथ हैं। ओवर टू यू रक्षित। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में हमें बताइए, एंड उसके बाद फिर हम आपसे कुछ और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू कमल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू, आप लोग आए, ज्वाइन किया संडे के दिन इस डिस्कशन में। तो मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अभी 1.5 साल पुरानी कंपनी है। हम लोग दिसंबर 2018 में सेटअप हुए थे। जो मेन फाउंडिंग टीम है यहाँ की, विच इज सौरभ मुखर्जी, प्रमोद गुब्बी और मैं, हम तीनों इससे पहले एम्बिट में थे 8 साल के लिए, और उससे पहले हम तीनों एक साथ थे एक यूके बेस्ड कंपनी में, जहां हमने 2004 में वो कंपनी में काम करना शुरू किया था। वो कंपनी एक तरह से सौरभ वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, प्रमोद और मैं सौरभ को ज्वाइन किए थे। तो 2004 से अब तक 16 साल से हमारी जो टीम है मार्सलस में वो एक साथ काम कर रही है। एंड पिछले 16 साल में जिस तरह हमारी जर्नी गई है, जिस तरह हमारी लर्निंग बढ़ी है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ऑफर एट मार्सलस टू आवर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे हम करते क्या है, एक संक्षेप में, एक समरी में अपनी फिलॉसफी अगर मैं बोलूं तो तीन पार्ट्स हैं फिलॉसफी के। पहला पार्ट है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है अकाउंटिंग क्वालिटी पे। वो इसलिए क्योंकि जब हम इंडिया आए थे, हम पहले यूके में काम करते थे, यूके कंपनीज को कवर करते थे। तो जब इंडिया आए तो एक बहुत आश्चर्यजनक हमारे को जो चीज लगी इंडिया के बारे में, वो ये थी कि कम से कम 70 से 80% कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके शेयर ट्रेड होते हैं, कम से कम 70 से 80% कंपनियां एक अकाउंटिंग फ्रॉड है। जिसका क्या मतलब है कि उनके जो एनुअल रिपोर्ट में नंबर दिखाए जा रहे हैं, वो जो डिस्क्लोजर कर रहे हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को, दैट इज नॉट द ट्रुथ। आई मीन, या तो वो कंपनी बहुत सुंदर है लेकिन प्रमोटर चाहता नहीं है कि उस कंपनी की सुंदरता माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ मिलके शेयर करी जाए, इसलिए वो
वो सुंदरता को लिस्टेड एंटिटी के प्रॉफिट्स में आने नहीं देता है, या फिर वो कंपनी सुंदर बिल्कुल नहीं होती लेकिन उसके नंबर बहुत दुल्हन की तरह सजा के दिखाए जाते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक केस होता है जिसके कारण जो आपको दिखता है वो आपको मिलता नहीं है, in terms of fundamentals, in terms of numbers, in terms of वो धंधा कितना रेवेन्यू निकाल रहा है, कितना प्रॉफिट निकाल रहा है, प्रमोटर अपने आप को कितना पे आउट दे रहा है, ये सब चीजें जो आपको दिखाई जाती है सच्चाई एकदम डिफरेंट होती है। तो ये क्योंकि 70-80% लिस्टेड कंपनीज में ऐसा पाया जाता है, इसके कारण क्या है कि लिस्टेड कंपनीज में अगर आप अकाउंटिंग क्वालिटी बिना चेक किए पैसा लगाते हैं तो आप बहुत अच्छे धंधे में पैसा ये सोच के लगा सकते हैं कि धंधा अच्छा है, कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, कंपनी में एज ए रिजल्ट अगर आप शेयर होल्डर बन जाएंगे तो आपका भी मुनाफा होएगा। वो होता नहीं है क्योंकि कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट जरूर चाहता है, कंपनी जरूर पैसा बनाती है, लेकिन वो पैसा माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है, वो प्रमोटर को मिलता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। एज ए रिजल्ट हमारा जो पहला स्टेप है इस फिलॉसफी के तहत, वो है कि अकाउंटिंग फ्रॉड को फिल्टर आउट करके हटा देना है, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें उन कंपनीज पे काम करके जिन कंपनीज की सच्चाई वो नहीं है जो दिख रही है, राइट। तो ये कैसे हम करते हैं, संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो पिछले 12 साल से हम लोग ने एक फ्रॉड डिटेक्शन मशीन बनाई है, फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क बनाया है। वो फ्रेमवर्क को हम ईयर आफ्टर ईयर, साल आफ्टर साल हम उसको थोड़ा और शार्पन करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और ये हमने अभी तक 2 किताबें भी लिखी हैं। उनमें से एक किताब में हमने काफी विस्तार से समझाया है कि ये कैसे हम फ्रॉड डिटेक्शन का मशीन चलाते हैं। तो ये चलता है ज्यादातर सिंपल रेशियोज से, कि अगर आप कैश फ्लो, पीएनआर और बैलेंस शीट को मैच करके देखें, कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो इन तीनों में नहीं आ रही है उनको भी बीच में लेके आए, रिलेटेड पार्टीज को देखें, तो बहुत बारीकी से अगर आप समझें तो समझ में आ जाता है कि कहाँ पे पैसा घुमाया जा रहा है, कहाँ पे चोरी करी जा रही है, कहाँ पे सच्चाई कुछ और हो सकती है जो दिख नहीं रही है, एक्सेट्रा, राइट। सो दैट्स स्टेप नंबर 1, अकाउंटिंग फ्रॉड को साइड पे कर देने का, राइट। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है कि हमारे को हिस्ट्री चाहिए एक कंपनी की, जिसमें दिख रहा हो कि ये कंपनी ने पिछले 10-15-20 साल तक पिछले 10-15-20 साल से या उससे भी ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए एक बहुत ही कंसिस्टेंट वे में हेल्दी अर्निंग्स ग्रोथ दिया है। इसका मतलब ये है कि पिछले 10-20 साल में आप सोचिए कितना कुछ हुआ होगा, राइट। जहाँ पे एक कंपनी ने उतार चढ़ाव देखे होंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट के उतार चढ़ाव देखे होंगे, इसके पॉलिटिकल पार्टीज आई गई, प्रधानमंत्री कितने चेंज हो गए, कंपनी का सीईओ चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं, कुछ कंपटीशन में बदलाव आता रहता है। तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनियां देखें जिन्होंने इन सारे बदलाव के बावजूद बहुत ही ज्यादा अच्छी और स्टेडी रिटर्न दी। तो आपको मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। पहला क्लीन अकाउंट्स, दूसरा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड और तीसरा हाई बैरियर्स टू एंट्री। तो इसमें ये वाली स्लाइड में आपको दिखेगा हमारा अकाउंटिंग फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क जो है, जो मैं अभी बता रहा था 2 मिनट पहले। ये जो टेबल है लेफ्ट साइड पे आपको उसमें कुछ रेशियोज दिख रही हैं। इस तरह से आप रेशियोज अगर लगाते रहें तो आपको जोन ऑफ क्वालिटी और जोन ऑफ थगरी मतलब एकदम चोर चक्का वाली कंपनीज, आपको थोड़ा सा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ओके, देन दिस इज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ what I was talking about, the historical framework. So historical track record. तो ये एशियन पेंट्स का एक चार्ट है। आप जरा इसको देखिए, टॉप राइट वाला जो चार्ट है, टॉप राइट वाले चार्ट में अगर आप देखिए 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है।
इन 70 सालों में जो वर्टिकल बार्स हैं, जो वर्टिकल ग्रे बार्स आपको दिख रहे हैं, ये रेवेन्यू CAGR है। तो हर दशक में क्या रेवेन्यू ग्रोथ का रन रेट रहा सालाना ऑन एवरेज, राइट? हर दशक का एवरेज सालाना ग्रोथ रन रेट एशियन पेंट्स का क्या रहा, वो आपको दिख रहा है कि 20 पत्थर की लकीर की तरह 20% प्लस माइनस 1% ऊपर नीचे कुछ थोड़ा सा हो जाता है। ना तो कभी 10 तक गया, ना कभी 30 तक गया, राइट? 20 के आसपास एकदम पिछले 70 सालों से चले जा रहा है एशियन पेंट्स का रेवेन्यू ग्रोथ। और पिछले 70 सालों से चले जा रहा है इनका मार्जिन, जो कि ये बोल्ड लाइन है, इनका मार्जिन पिछले 50 साल से सिर्फ ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। और इनका पीबीटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब कितना पैसा इन्होंने धंधे पे लगाया है और उसके अगेंस्ट कितनी रिटर्न बन के आ रही है पैसे में, वो जो परसेंटेज रेशियो है वो पिछले 30 सालों से सिर्फ ऊपर जा रहा है, डॉटेड लाइन। और कभी भी ये 25% के नीचे आया नहीं पूरी हिस्ट्री में, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेडी और हेल्दी, मतलब एक तो वॉलिटिलिटी नहीं है इस परफॉर्मेंस में, और बहुत हेल्दी है परफॉर्मेंस पिछले 70 साल से, राइट? और 70 साल में आप सोच ही सकते हैं क्या क्या बदला होगा एशियन पेंट्स के अंदर और बाहर। पूरा इंडिया बदल गया, जीडीपी ग्रोथ बदल गया, और क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे हो गया कितनी बार। हाँ, कंपटीशन किसी जमाने में 8 9 10 प्लेयर हुआ करते थे, जेंसन निकलसन, गरवारे पेंट्स, नोसेम, कितने कितने कंपनियां हुआ करते थे। आज सिर्फ 3-4 कंपनियां रह गई हैं इस पूरी इंडस्ट्री में। प्रोमोटर्स बदल गए, पहले चंपकलाल चौकसी और 3 और फैमिलीज, 4 फैमिलीज मिलकर चलाती थी। चंपकलाल चौकसी जी की डेथ हो गई, उनके वो और उनकी पूरी फैमिली निकल गए 1997 में। 3 प्रमोटर रह गए सिर्फ। फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स आए, प्रोफेशनल सीईओज भी 4 सीईओ बदल चुके हैं अभी तक, राइट? सो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं इस कंपनी में, लेकिन इसका ग्रोथ रन रेट और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम मजबूत है। तो ये ऐसी कंपनीज, ये उदाहरण है ऐसी कंपनीज का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड। हमारा सेकंड स्टेप है, अगर एक कंपनी ने इस तरह का पिछले 10 20 30 साल का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली नहीं दिया है हेल्दी, तो हम स्पेक्युलेट नहीं करना चाहते। मतलब हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि हिस्ट्री में तो कभी कंपनी ने अच्छी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो दे दे, तो वो वाला रिस्क हमें लेना नहीं है। इसलिए जो कंपनी ने हिस्ट्री में अच्छी कंपाउंडिंग नहीं दी है, हम उनको हाथ ही नहीं लगाते। फिर जो तीसरा स्टेप आता है, वो आता है समझना कि ये हिस्ट्री इतनी सुंदर थी क्यों, और क्या ये फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट आसानी से करी जा सकती है सुंदरता की नहीं, राइट? तो ये हिस्ट्री इतनी सुंदर थी क्यों में आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी अपना प्रोडक्ट किस तरह से बेचती है, क्यों कंपटीशन कभी इसको हाथ भी नहीं लगा पाया पिछले 70 साल में, किस तरह से इसके रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से लेकर कस्टमर तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन किस तरह से मूव होती है, क्या मैटर करता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, क्या मैटर नहीं करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स लाइक एम्प्लॉय कल्चर कैसा है कंपनी का, ये कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे प्रमोटर एक लाला जी बन के बैठे हैं कि प्रमोटर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एम्पावर्ड प्रोफेशनल वे में बोर्ड मेंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं। क्या बोर्ड मेंबर्स अपने लंगोटिया यार हैं कि बोर्ड मेंबर सच्ची के कोई वैल्यू ऐड करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, राइट? सो ये सारी चीजें चेक करने का जो प्रोसेस है हर कंपनी में हमारे को 1 से 2 साल लग जाता है। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और 99% एफर्ट हमारा इसी में जाता है। ये जो तीसरा स्टेप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पूरे फिलॉसफी का, पूरी रिसर्च का। अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप ये तीसरा स्टेप नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ बोलते हैं जी हम चोर उचक्के हटा देते हैं और जिन्होंने हिस्ट्री में पैसा बनाया है हम उन्हीं के साथ आगे जाके पैसा बनाते हैं, अगर आप ये करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपको काफी सारी कंपनियां एक जैसी लगती हैं। एज इन आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको यूनिलीवर और नेस्ले एक जैसा लगेगा। दोनों एफएमसीजी हैं, दोनों एमएनसी है, लार्ज इंटरनेशनल कंपनियां हैं। दोनों के प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, प्रोफेशनल्स उनके बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं, एटसेट्रा, राइट? सो इस तरह से आपको यूनिलीवर और नेस्ले काफी सिमिलर लगती हैं एक दूसरे के।
ऐसे ही आपको एशियन पेंट्स, मारुति काफी सिमिलर लगेंगी। डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर है, इंडियन होम ग्रोन कंपनीज हैं, 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है अपनी अपनी इंडस्ट्री में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सिमिलर लगती है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी है नहीं, सिमिलैरिटी है नहीं। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जांचना है कि सिमिलैरिटी क्यों नहीं है, तो आप इसको इस तरह से सोचिए। अगर एक कंपनी में सच में प्राइसिंग पावर है, दम है, दम है, राइट, तो वो दम किस तरह से दिखना चाहिए कि सपोज करो मैं अपना प्रोडक्ट 100 रुपए में अपने कस्टमर को बेच रहा हूं, और आप एक कॉम्पिटिटर बन के, नए कॉम्पिटिटर बन के इंडस्ट्री में घुसते हैं, और सेम प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूं वैसा ही प्रोडक्ट मेरे ही कस्टमर को आप 70 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं, राइट। अब वो 70 रुपए में आप क्यों बेच रहे हैं, रीजन कैन बी के हो सकता है आपके मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो या प्रोसेसेस इतने बेहतरीन हो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरे से 30% सस्ती है, तो आप उसको कम भाव पे प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतार सकते हैं। हो सकता है ये हो सकता है ऐसा हो कि आपके पास मुकेश अंबानी जैसी बैलेंस शीट है और पैसा थोड़ा सा जलाने की विलिंगनेस है कि मेरे को इंकम्बेंट डोमिनेंट प्लेयर को हटाना ही है, चाहे मेरा थोड़ा सा पैसा जल जाए 4-5-6 साल। या जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, जैसे जैसे टाइगर क्या था, टाइगर ग्लोबल आई थिंक, तो ये इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा डाला, जैसे स्विगी, जोमेटो, ये वो इनिशियली, जहां पे इन्होंने पैसा जलाया पहले 4-5-6 साल, ताकि आप इनकम्बेंट को हटा के एक मार्केट शेयर गेन कर सके, राइट। इस तरह की अप्रोच सपोज करो अगर आप एज अ न्यू कॉम्पिटिटर आके करें, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट मेरे से 100 रुपए में लेगा, आपसे 70 रुपए में नहीं लेगा? हाँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्या मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा कि यार 100 रुपए में तो बिकेगा नहीं, अगर 70 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं भी अपना प्रोडक्ट का भाव 70 रुपए लेके आता हूं, ताकि कस्टमर मेरे पास ही रहे। 6-8-10 महीने बाद आप अनसक्सेसफुल होकर जब चले जाएंगे, तो मैं भाव वापस 100 पे ले जाऊंगा। विच ऑफ द टू अप्रोचेस, कौन सी, दोनों में से कौन सी अप्रोच मैं लूंगा, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ कितनी कितनी प्राइसिंग पावर है, कितना दम है कंपनी के बिजनेस मॉडल में। अभी आप सपोज कीजिए नेस्ले और यूनिलीवर को कंपेयर कीजिए। सो यूनिलीवर हर 2-3 साल में एक बारी कोलगेट या पीएनजी से ऐसी वाली प्राइस वॉर, इसको बोलते हैं प्राइस वॉर, ऐसी झेलता है, राइट, जहां पे कोलगेट बोलता है वही सेम पुरानी टूथपेस्ट जो पहले 100 में कोलगेट बेचता था, वो 60-70 में बेचेगा, तो यूनिलीवर अपनी क्लोजअप और पेप्सोडेंट को भी 30-40% गिरा के बेचता है। फिर बीच में क्या करते हैं, वो पतंजलि आ जाता है, पतंजलि आके साबुन, तेल साबुन से लेकर सब चीजें 30-40-50% सस्ते में बेचना शुरू कर देता है। तो यूनिलीवर बोलता है अच्छा, अभी मेरे को भी फिर 30-40-50% सस्ते में बेचना पड़ेगा। फिर 20 साल पहले निरमा आ जाता है। फिर आप लोग, काफी लोग शायद नॉर्थ इंडिया से होंगे, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में घड़ी डिटर्जेंट बहुत बिकता है, तो घड़ी डिटर्जेंट भी यूनिलीवर के अगेंस्ट आके भाव पे compete करता है। तो यूनिलीवर ये नहीं बोल सकता कि कंपटीशन कुछ भी कर ले, मैं तो ऊंचे भाव पे बेचता रहूंगा, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब जब यूनिलीवर भाव तोड़ता है अपने प्रोडक्ट का, तो थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए, यूनिलीवर की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन में चली जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट जब आप शेयर होल्डर की तरह यूनिलीवर को खरीदते हैं, तो ये एशियन पेंट्स जैसा आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखती, राइट। तो कभी प्रॉफिट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, डोमिनेंस बरकरार है यूनिलीवर का। 50-60% डिटर्जेंट और साबुन में मार्केट शेयर बरकरार है, डोमिनेंस बरकरार है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ऊंचा नीचा। तो उससे क्या है कि यूनिलीवर को अगर आप बाय एंड होल्ड करें, एज इन खरीदें और बैठे रहें, तो 8-10-12% की रिटर्न बनती है सालाना, ज्यादा नहीं बनती, है ना। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए नेस्ले देख लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, तो नेस्ले का 65-70% पैसा बनता है बच्चे के दूध से, राइट। ये जो बच्चे का दूध का पाउडर होता है, नैनप्रो, लैक्टोजेन, सेरेलैक, नेस्टम, ये सारी चीजों में नेस्ले का 65-70% प्रॉफिट यहाँ से आता है। यहाँ पे आप मतलब प्राइस वॉर तो छोड़िए, कंपटीशन ही नहीं खड़ा हो पाता। तो आपने अगर देखा हो कि सेरेलैक के अगेंस्ट
सेरेलैक के अगेंस्ट केमिस्ट की दुकान पे कोई कॉम्पिटिटर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, जबकि फेरेक्स एक जमाने में मोनोपोली होता था इस इंडस्ट्री में, राइट। आज भी वो डैनॉन का ओनरशिप है, पहले ग्लैक्सो का था। फेरेक्स एक ब्रांड है, सिमिलैक एक ब्रांड है, एबॉट का। एबॉट इतनी सुंदर कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में भी है, फिर भी नेस्ले के सेरेलैक के अगेंस्ट, नैनप्रो के अगेंस्ट ये कंपनियां कुछ नहीं कर पाती, राइट। तो प्राइस वॉर नाम की चीज होती नहीं थी। लाइकवाइज एशियन पेंट्स के पेंट के अगेंस्ट कितने आए गए जिन्होंने वो मुकेश अंबानी वाली अप्रोच अपनाई कि शर्विन विलियम्स ने 2006 में एंट्री मारी थी, भाव तोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एज ए रिजल्ट नेस्ले एशियन पेंट्स को अगर आप बाय एंड होल्ड करते हैं तो आपको 10-12% की कंपाउंडिंग नहीं मिलती है, आपको 18-20-22% की कंपाउंडिंग मिलती है, राइट। एज ए रिजल्ट क्या है कि एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसी कंपनियों में आपको एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आपने रिस्क ऑफ टाइमिंग एंड एंट्री एंड एग्जिट निकाल दिया, वो रिस्क को आपने बाहर निकाल दिया अपनी इक्वेशन में से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग का रिस्क खेल के स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं तो कभी कभी किस्मत चलेगी, कभी कभी किस्मत नहीं चलेगी, राइट। आप किस्मत पे खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप हर तरह का रिस्क बाहर निकाल देते हैं इन्वेस्टिंग की इक्वेशन में से, और ऐसे एशियन पेंट्स जैसे चार्ट में आपको इन्वेस्ट करने को मिल जाए सपोज करो, तो बिना रिस्क के आप शांति से 20% से कंपाउंड करते हैं। सो दैट इज आवर एम। अभी ये ऐसा क्यों होता है, एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एशियन पेंट्स इतना सुंदर क्यों है, एक एशियन पेंट्स का एक उदाहरण देते हैं। तो आप देखिए, जब एशियन पेंट्स पे आप देखेंगे कितने फंड मैनेजर, कितने एनालिस्ट रोज रोज रिसर्च करते हैं। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड में एशियन पेंट्स है। तो ऐसा क्या है डिफरेंट जो हम कर सकते हैं जब हम एशियन पेंट्स खरीदेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए? तो डिफरेंट क्या है कि एशियन पेंट्स को सारी दुनिया देखती है एक नजरिए से और हम देखते हैं दूसरे नजरिए से। तो सारी दुनिया किस तरह से देखती है एशियन पेंट्स को? दुनिया बोलती है जी वही ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वही 4-5-6 चीजें जो एमबीए कॉलेजेस में जाके लोग सीख के आते हैं, वही लगता है कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी पे अप्लाई करेगी। लेकिन एशियन पेंट्स की असली स्ट्रेंथ जो है ये इन 3-4 चीजों के कहीं आगे कुछ और चीजों पे डिपेंडेंट है। तो वो क्या है? तो एशियन पेंट्स ने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि जी हम अपने सेक्टर का सबसे चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा उठाएंगे और उस मुश्किल हिस्से के ऊपर हम सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सॉल्यूशन जो है कोई भी कॉपी कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। हम उस मुश्किल मुद्दे पर पहले और डिफिकल्टीज की लेयर ऐड कर देंगे आसपास, उसको और भी मुश्किल बनाएंगे, इतना मुश्किल बनाएंगे कि सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए उसमें ऑपरेट करना। और फिर हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएंगे जो कॉपी नहीं किया जा सकता रातों रात। हाँ, तो ये चीज एशियन पेंट्स ने करी। अभी क्या किया आप एक तरह से देखिए, सबसे मुश्किल चीज पेंट बेचने की इंडिया में जो है वो ये है कि पेंट बहुत वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है। वॉल्यूमिनस का मतलब हर लीटर में जो पेंट बेच के पैसा बनता है वो बहुत कम है कंपेयर टू और बहुत सारी चीजों में जो 1 लीटर बेच के पैसा बनता है। तो आप इस तरह से देखिए, 1 लीटर पेंट एवरेज 100 रुपया लेके आता है जब बिकता है तो, राइट। लेकिन 1 लीटर का अगर आप साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, फेस वॉश या जूता, कपड़ा या दवाइयां, 1 लीटर में अगर ये सारी चीजें आप डाल दें तो 1000, 2000, 3000 रुपए आ जाते हैं 1 लीटर में, राइट। यहाँ पे पेंट 1 लीटर में 100 रुपया आता है, विच मीन्स कम से कम 10 गुना ज्यादा वॉल्यूमिनस है। हाँ, पेंट 10 गुना ज्यादा वॉल्यूमिनस है कंपेयर टू एफएमसीजी या जूता कपड़ा। अभी इससे प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इन्वेंट्री का, वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका जो सिंपल वाला है वो तो है कि ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, ये सारे जो बिचौले होते हैं, इन बिचौलों को अपनी पूरी सप्लाई चेन में लगा दीजिए और मैन्युफैक्चरर ये वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट को बिचौले की बैलेंस शीट पे डाल देगा और फिर उसके बाद ये होलसेलर या स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट
आगे जाके अपना काम करेगा। मैन्युफैक्चरर को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट को स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि वो दूसरा कर रहा है, दूसरे की बैलेंस शीट पे आ गया, राइट। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरह से पेंट बिका करता था इंडिया में 1950-60 तक। 1960 के बाद एक बारी जब एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बन गया, तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की हवा बदल दी। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा जो सिस्टम था चैनल पार्टनर का, उसको निकाल ही दिया। तो पिछले 50-60 साल से पेंट इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो 70-80 हजार डीलर्स को बिकता है रोज के रोज, बिना किसी सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट के। वो डायरेक्ट बिकता है कंपनी से। पेंट डीलर जो हाई स्ट्रीट पे बैठता है, कंपनी से पेंट डीलर डायरेक्ट सप्लाई होती है, बीच में कोई नहीं आता। हाँ, तो ये सबसे पहला एशियन पेंट्स ने चेंज किया, जिससे प्रॉब्लम और मुश्किल हो गई। हाँ, सो ये करने से प्रॉब्लम और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। जो दूसरा चेंज किया एशियन पेंट्स ने, वो किया कि ये जो पेंट डीलर होता है, ये पेंट डीलर का मार्जिन कंप्रेस करके, कम करके सिर्फ 3% कर दिया। 3% मार्जिन पे पेंट डीलर अपना धंधा करता है। हाँ, तो अभी ये 3% मार्जिन का मायना क्या है? अगर आप देखें, ये पेंट डीलर के बाजू में एक किराने की दुकान होगी, वो किराने की दुकान बनाती है 12-13% जो कुछ भी वो बेचती है। हाँ, उसी के बाजू में एक कपड़े की, जूते की दुकान होगी, वो 25-30-40% बनाता है अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन। हाँ, यहाँ पे पेंट की दुकान जो है, पेंट का डीलर जो है, वो केवल 3% मार्जिन बनाता है। तो अभी ये दो चीजें करके एशियन पेंट्स ने एक तरह से वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट का जो चैलेंज था, उसको और भी बड़ा बना दिया। चैलेंज और भी बड़ा हो गया। इसको अब सॉल्व किया कैसे जाए, तो आप ये देखिए कि एशियन पेंट्स ने कितना यूनिक सा सॉल्यूशन निकाला। तो एशियन पेंट्स ने बोला, देखो जी, ऐसा है, जो होम ओनर है, आप और मैं, जब हम अपने घरों में पेंट कराते हैं, तो हम डिसाइड नहीं करते कि कौन सा पेंट का ब्रांड हमारी दीवारों पे लगेगा। हम क्या करते हैं, एक कारपेंटर को बुलाते, पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर एक शेड कार्ड लेके आता है। हम उसको बोलते हैं, अब ये शेड कार्ड में से मैं तेरे को बताऊंगा कौन सा शेड, वो शेड दीवारों पे लगा दे। अभी वो कौन सा शेड कार्ड लेके आ रहा है, हम डिसाइड नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप डिसाइड करता है, और हम उसको पूछते भी नहीं कि क्यों ये वाला शेड कार्ड लाया, वो वाला नहीं लाया। तो एक तरह से कौन सी कंपनी का पेंट लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया, आपने नहीं डिसाइड किया। अब कॉन्ट्रैक्टर किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? वो बोलता है, जी देखिए, मैं दिहाड़ी के लेबर की एक फौज लेके आ रहा हूँ आपके घर में, और वो जो दिहाड़ी वालों की फौज है, वो आपके घर में 10 दिन का काम करेगी, जहां पे पहले दिन उन्हें पता नहीं होगा एग्जैक्टली कितना लीटर पेंट लगाना है दीवारों पे। तो वो 5वें दिन या 7वें दिन दोबारा से उनको इन्वेंट्री चाहिए रहेगी नियरेस्ट डीलर से। हाँ, वो उस टाइम अगर 5वें दिन डीलर के पास जाके बोले, जी वही वाला शेड, वही वाला प्रोडक्ट, वही वाला ब्रांड जो मैंने 5 दिन पहले खरीदा था, मेरे को 40 लीटर और दे दो। और उस टाइम पे अगर डीलर बोले, ओहो, 6000 डिफरेंट SKU हैं, 6000 डिफरेंट प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, आपके वाला आज नहीं है, परसों मिल जाएगा, मैं मंगा देता हूँ, माल खत्म हो गया है। अगर ऐसा वो बोले डीलर, तो ये जो दिहाड़ी के लेबर वर्कफोर्स है, ये खाली बैठेगी 2 दिन। हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्टर को मंजूर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि मैं वही वाला शेड कार्ड पुश करता हूँ जिस पे मेरे को पूरा भरोसा है कि कस्टमर कोई भी शेड चूज कर ले, इस शेड कार्ड के सारे शेड डीलर के पास हमेशा मौजूद होते हैं, और मेरे को वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी पे अपना अपना डिसीजन रखता है, राइट। एक तरह से वो बोल रहा है कि डीलर डिसाइड करेगा, जो भी डीलर स्टॉक करेगा अपनी दुकान में, मैं वही कस्टमर को पुश करूंगा, और कस्टमर वही खरीदेगा। तो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली डीलर के एंड पे हो रही है। डीलर डिसाइड करता है मैं क्या स्टॉक करूं, वही आगे बिकता है। अभी डीलर किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? तो डीलर बोलता है, यार एशियन पेंट्स ने तो पहले ही मेरी प्रॉब्लम और बड़ी कर रखी है। मैं रियल एस्टेट ओन करता हूँ, राइट, हाई स्ट्रीट पे। जैसे कह लीजिए, अगर आप सदर बाजार में बैठे हैं, या अगर आप कहीं कहीं करोल बाग में बैठे हैं, सपोज करो, तो करोल बाग में आप दुकान लेके बैठे हैं। उस दुकान का जो भाड़ा है, या उस दुकान का जो खर्चा है उसको खरीदने का, वो सबसे बड़ा पार्ट है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का, राइट। आपने जो धंधे में पैसा लगाया एज ए डीलर। अभी
आपके बाजू में अगर किराने की दुकान है, उसका भी भाड़ा सेम है दुकान का, क्योंकि दुकान का साइज सेम है और सेम हाई स्ट्रीट पे वो खड़ी है, उसका भी भाड़ा सेम है। अभी चैलेंज ये है कि अगर बाजू वाले की आप किराने की दुकान देखें तो उसको पैसा बताना थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि एक बारी में वो 1 करोड़ का माल अपनी दुकान में डाल लेगा। वो 1 करोड़ के माल पे उसको 12% मार्जिन बैठेगा। ठीक है, 12-13% किराने की दुकानें बनाती है, जो कि हो गया 12 लाख। हाँ, 1 करोड़ पे 12% बना 12 लाख रुपया। उसके बाजू में अगर ये आपने पेंट की दुकान खोल दी, तो पहली बात तो 1 करोड़ का माल आप डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 10 गुना ज्यादा वॉल्यूमिनस है, तो 10 लाख का माल आएगा। अगर किराने की दुकान 1 करोड़ का माल डालती है, सेम शेल्फ स्पेस में पेंट की दुकान 10 लाख का माल डाल पाएगी, राइट? कि 100 रुपए लीटर और 1000 रुपए लीटर, जैसे मैंने बताया। तो आप 10 लाख का माल आप डालते हैं, उसमें 3% आपका मार्जिन बैठता है, जो कि हो गया 30,000 रुपया। हाँ, तो अगर आप किराने की दुकान बन जाए, आपको एक बारी का पूरा दुकान का माल बेचने में 12 लाख रुपया मिलता है। अगर आप पेंट की दुकान बन जाए, तो दुकान का पूरा माल बेचने में 30,000 रुपया मिलता है। तो ये 30,000 और 12 लाख रुपए के बीच में 40 गुना जो डिफरेंस है, वो 40 गुना का डिफरेंस अगर कवर हो सका, तो पेंट की दुकान बाजू में एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो वो मर जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट? अब ये 40 गुना का डिफरेंस कवर करने का एक ही तरीका है, वो है इन्वेंट्री टर्न। कि किराने की दुकान जितने टाइम में एक बारी का माल बेचती है, पेंट की दुकान उतने ही टाइम में 40 बारी का माल बेचे, तभी आप 30,000 की जगह 12 लाख रुपया कमा पाएंगे उसी दुकान से पेंट डीलर होते हुए, राइट? अब ये 40 गुना तेज माल बेचने का मतलब क्या है? तो किराने की दुकान में आमतौर पे कह लीजिए यूनिलीवर से सप्लाई आती होगी 10 दिन में एक बार, या ब्रिटानिया से बिस्किट आता होगा 10 दिन में एक बार। तो किराने की दुकान के बाजू में जो पेंट का डीलर है, उसको 10 दिन में 40 बार माल चाहिए। अगर 10 दिन में 40 बार माल आया तो जोर 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 से वो घूमेगा, नहीं आया तो नहीं घूम पाएगा इतनी तेज, राइट? अभी 40 बार 10 दिन में आने का मतलब क्या है? एक दिन में 4 बार। और यही चीज एशियन पेंट्स करता है। एशियन पेंट्स अपने टॉप 600 सिटीज ऑफ दिस कंट्री को, हर डीलर को एक दिन में 3, 4, 5 बार माल पहुंचाता है। बर्जर एक दिन में 1 या 2 बार माल पहुंचाता है, और नेरोलैक और ड्यूलक्स एक दिन में आधी बार माल पहुंचाते हैं, मतलब कि 2-3 दिन में एक बार माल पहुंचाते हैं। तो डीलर फिर क्या बोलता है कि अगर एशियन पेंट्स एक दिन में 4 बार देगा और नेरोलैक और ड्यूलक्स 3 दिन में एक बार देंगे, तो मैं अपना ज्यादातर धंधा एशियन पेंट से करता हूं, क्योंकि मेरा फिर पैसा बन सकता है, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। तो डीलर का डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो जाता है इन्वेंट्री टर्न, जो कि एशियन पेंट सबसे अच्छा डिलीवर करता है। अब सबसे बेहतरीन सवाल यह है कि एशियन पेंट्स ही क्यों दिन में 4 बार दे सकता है, ड्यूलक्स और नेरोलैक क्यों नहीं दे पाते, है ना? तो एशियन पेंट्स दिन में 4 बार इसलिए देता है क्योंकि उसने पिछले 50-60 साल में अपनी खुद की कंपनी में टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा टाइमली मैनर से किया है और इतना इंटेंसली किया है कि एशियन पेंट्स 1969 में इस देश की पहली कंपनी थी जिसने मेन फ्रेम खरीद के लगाया अपने डिमांड डेटा को कैप्चर करने में एक कंप्यूटर के अंदर। 1986 में यूनिलीवर ने अभी अपनी ब्रांचेस का डिमांड डेटा कलेक्ट करना शुरू नहीं किया था। एशियन पेंट्स ने सेंट्रलाइज कर दिया, ब्रांच लेवल को छोड़ दिया, अपना सेंट्रलाइज कर दिया, एक ही जगह से सारा डिमांड डेटा कलेक्ट होएगा पूरे देश का। 1999 में एशियन पेंट्स ने वो किया जो अमेजोन ने उसके 6-7 साल बाद किया था, विच वॉज एशियन पेंट्स ने एक सॉफ्टवेयर लिया i2 टेक्नोलॉजी से, अमेरिका से, और वो सॉफ्टवेयर लगा के उन्होंने कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया, रोबोट पे लगा दिया पूरा का पूरा डिमांड डेटा का कलेक्शन। और उससे क्या हुआ है, डिमांड एशियन पेंट्स अपनी फोरकास्ट करता है। तो अपनी डिमांड को वो फोरकास्ट करता है कि मैं कौन सा पेंट कितनी मात्रा में किस गली नुक्कड़ में किस दिन बेचूंगा। ये फोरकास्टिंग एशियन पेंट्स की इतनी बारीकी से होती है कि एशियन पेंट्स हर डीलर को 97% ऑर्डर फुलफिलमेंट गारंटी देता है कि अगर डीलर ने सुबह 10 बजे कुछ ऑर्डर किया, दोपहर 1 बजे तक एशियन पेंट्स 97% वो ऑर्डर पूरा कर देगा। इसलिए नहीं क्योंकि डेपो से डीलर की दुकान तक आने का ट्रैवल टाइम 3 घंटे से कम है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो ट्रैवल टाइम तो 6, 8, 10 घंटा था, लेकिन एशियन पेंट्स ने फोरकास्ट किया डिमांड, और उसने पिछली रात को ही ट्रक चला दिया कि सुबह 10 बजे ये डिमांड आने वाली है, और डीलर को
एक तरह से रोबोटिक वे में डिलीवर कर दिया, राइट। इसका मतलब एशियन पेंट्स की 97% से ज्यादा एक्यूरेसी है 3 घंटे की डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए, और हर गली नुक्कड़ अक्रॉस द कंट्री 6000 SKU, 70,000 डीलर, राइट, दिन में 4 बार। क्यों? क्योंकि जो डेटा एशियन पेंट्स ने कलेक्ट किया पिछले 50-60 साल, उस डेटा से हेल्प ये हो जाती है कि पेंट की डिमांड 85% इंडिया में रीपेंटिंग की होती है, राइट। नए घर बिकने की डिमांड इतनी नहीं है, वो 15% ही है। आपके एग्जिस्टिंग घर को रीपेंट कराने की डिमांड 85% ऑफ टोटल डिमांड होती है पेंट की, हाँ, पूरे देश में। वो प्रिडिक्ट करी जा सकती है अगर आपको पता हो कि पहले इन्हीं घरों ने किस तरह से पेंट कराया। कुछ घर दिवाली के आसपास, कुछ ईद के आसपास पेंट कराते हैं, कुछ घर मॉनसून खत्म होते ही पेंट कराते हैं, कुछ घर बच्चों की छुट्टियों में पेंट कराते हैं, कुछ किसी टाइम पे कराते हैं, कुछ किसी टाइम पे कराते हैं, राइट। तो वो अगर आपको हिस्ट्री पूरी पता है कि इस कॉलोनी में 100 घर हैं, वो पिछले 50 साल से इस तरह से पेंटिंग उनकी चलती रही है, तो आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो डिस्टेम्पर लगाते हैं कि इमल्शन लगाते हैं, किस तरह का कलर लगाते हैं, एटसेट्रा, राइट। ये जो डिमांड फोरकास्ट करने की काबिलियत है एशियन पेंट्स की, उसके कारण एशियन पेंट्स दिन में 4 बार माल देता है। दूसरे लोग डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर पाते, इसलिए अगर वो दिन में 4 बार देने लग जाए तो उनकी वर्किंग कैपिटल पूरी फट जाती है, और अगर वो दिन में एक ही बार दें तो डीलर माल रखता नहीं है, राइट। सो दिस एंड्स अप बिकमिंग द मेन रीजन व्हाई एशियन पेंट सेल्स फार बेटर देन एनीबडी एल्स। नाउ इसके कारण एशियन पेंट्स ने 2 चीजें कैंसिल कर दी है पूरी की पूरी गेम में से। पहली चीज ये कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई मायना नहीं है इस इंडस्ट्री में, राइट। आप बेहतरीन R&D कीजिए, आप साइंटिस्ट लगाइए अपनी दुकान, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और एक बेहतरीन पेंट प्रोडक्ट लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्यूलक्स वेलवेट टच एशियन रॉयल से 10 गुना ज्यादा अच्छा पेंट है। अगर आप अपनी इंटीरियर वॉल्स में ड्यूलक्स वेलवेट टच कभी लगवाएं, हाथ लगा के पता लगेगा कुछ प्रीमियम लगाया। एशियन रॉयल नॉर्मल सा पेंट है, थर्ड क्लास कह सकते हैं, बट मतलब इमल्शन है तो निकल के नहीं आता दीवार से, इतना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बहुत ही यूनिक है। तो उस तरह से ड्यूलक्स वेलवेट टच अच्छा पेंट होने के बावजूद नहीं बिकता। पिछले 25 साल में मार्केट शेयर उसका कोई 40-45% ऑफ प्रीमियम इमल्शन से गिर के 5-7% ऑफ प्रीमियम इमल्शन रह गया, ज्यादा नहीं है। एशियन रॉयल कोई 60-65-70% ऑफ द ओवरऑल प्रीमियम इमल्शन मार्केट ऑलरेडी हो गया है। क्यों? क्योंकि डीलर बोलता है जी प्रोडक्ट क्वालिटी से मेरे को लेना देना नहीं है, आप मेरे को इन्वेंट्री टर्न दीजिए, मैं आपका माल रखूंगा। इन्वेंट्री टर्न ना दीजिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, मैं माल नहीं रखूंगा। दूसरी चीज जो पूरी गेम में से कैंसिल कर दी है एशियन पेंट्स ने, वो ये है कि आपका वो जो मैंने बोला सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, वो मुकेश अंबानी इन टेलीकॉम इंडस्ट्री जो उन्होंने किया है, एटसेट्रा, वो वाली अप्रोच पेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2006 में शर्विन विलियम्स इंडिया में एंटर किया था। शर्विन विलियम्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, अमेरिका में मोनोपोली की तरह है। हाँ, वो इंडिया में आए, उन्होंने कंपनी खरीदी निटको पेंट्स साउथ इंडिया से, और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट्स डाले। इकोनॉमिक टाइम्स में आज भी आप पढ़ सकते हैं गूगल सर्च में, कि हम इंडिया में 5-6 हजार करोड़ का खर्चा करेंगे, डेपो, प्लांट, डीलर, ये सब वो सब हर जगह पे खर्चा करेंगे। एंड साथ में उन्होंने डीलर को 4-5 गुना ज्यादा मार्जिन दिया एशियन पेंट्स के मुकाबले, ये सोच के कि डीलर को ज्यादा मार्जिन देंगे, अपना डेपो और प्लांट लगाएंगे, और यहाँ पे इंडिया में अपनी पकड़ जमा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, डीलर ने बोला आप मेरे को 4-5 गुना ज्यादा मार्जिन दे रहे हो एशियन पेंट से, तो एक चौथाई इन्वेंट्री टर्न दे देना, राइट। इसका मतलब एशियन पेंट दिन में 4 बार देता है माल, आप दिन में 1 बार दे देना। तो शर्विन विलियम्स जो नया प्लेयर है मार्केट में 2006 में इंडिया में, 6000 SKU, 70,000 डीलर, वो नहीं कर पाया दिन में 1 बार ही हर डीलर को माल पहुंचाना, और डीलर ने एज ए रिजल्ट रखा नहीं। हाँ, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब तक आप वो डिमांड फोरकास्टिंग या डिमांड प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उतनी एफिशिएंटली, तो ये वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट में इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सप्लाई चेन एफिशिएंसीज आपकी होंगी नहीं। जब तक सप्लाई चेन एफिशिएंसीज नहीं होंगी, आप एशियन पेंट्स को आसानी से बीट नहीं कर सकते। तो
ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है जिसके कारण अगर आप समझ लें कि एशियन पेंट्स क्यों बिकता है, क्यों कंपटीशन उसको तंग नहीं कर सकता है, क्यों कितनी भी टेक्नोलॉजीज आ जाएं डिसरप्ट नहीं हो सकता है। अभी जैसे JSW पेंट्स आया था, सज्जन जिंदल के बेटे ने लॉन्च किया था, लेकिन कुछ खास सक्सेस नहीं कर पाता है कंपटीशन, चाहे कितना भी अग्रेसिव हो जाए। अगर आप ये समझ ले तो आप क्या करेंगे, आप फिर एशियन पेंट्स को अच्छी मात्रा में खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में। आप 8-10-12% की एलोकेशन में खरीदेंगे, 1-2% नहीं। हाँ, दूसरा, जब भी क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा आप बेच नहीं देंगे ये सोच के कि अरे अब तो मार्जिन कंप्रेस होना है, तो मैं अभी बेच देता हूँ, बाद में फिर से घुस जाऊंगा। या जब भी कोरोना वायरस होएगा आप बेच नहीं देंगे ये सोच के कि अब लेबर वर्कफोर्स तो लोगों के घरों में आएगी नहीं, क्योंकि लोग चाहेंगे कि वायरस का रिस्क लेबर के साथ हमारे घर में ना घुसे, तो एक काम करते हैं एशियन पेंट्स बेच देते हैं। तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे। दैट इज द ओनली, ये इकलौते दो हमारे वो हैं डिफरेंट तरीके हैं एशियन पेंट्स को खरीदने के कंपेयर टू बाकी सारे जो फंड्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं जो एशियन पेंट्स को खरीदते हैं। इस तरह से अगर आप HDFC बैंक को समझिए, डॉक्टर लाल पैथलैब्स को समझिए, रिलैक्सो को समझिए, पेज इंडस्ट्रीज को समझिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा कि ये कंपनियों में ये टॉप राइट वाला जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, इस तरह का चार्ट दे पाने की क्षमता है, और आगे अगले 5-10-15 साल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इस तरह का चार्ट देती रहेंगी। एज ए रिजल्ट रिस्क कोई है नहीं, तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए। तो इस तरह की कंपनीज का हमारा पोर्टफोलियो है। हमारे पोर्टफोलियो में 13 कंपनियां हैं। वो 13 कंपनियां पिछले अभी 3.5 साल से हम पीएमएस के कॉन्स्ट्रक्ट में जो पैसा मैनेज कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ 2 कंपनियां बेची हैं और 3 कंपनियां खरीदी हैं। तो चर्न बहुत कम है, 5-6% सालाना चर्न है पूरे पोर्टफोलियो का। ये कंपनी सारी लार्ज कैप है, बट सारी लार्ज कैप, सारी ब्लू चिप कंपनियां एक जैसी नहीं होती। ये वो लार्ज कैप हैं जो बड़ी होने के बावजूद धीरे नहीं ग्रो कर रही, ये तेज ग्रो कर रही हैं। और ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर रिसर्च हर फंड मैनेजर, हर एनालिस्ट करता है, लेकिन ज्यादातर फंड मैनेजर और ज्यादातर एनालिस्ट असलियत अच्छे से परख नहीं पाते हैं। उसके कारण अगर आप परख लें तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि आपको जो भाव देखने में महंगा लग रहा है वो एक्चुअली बहुत सस्ता है, क्योंकि रियल वैल्यू जो कंपनी की है वो शेयर प्राइस के कहीं ज्यादा ऊपर है। तो दैट इज आवर अप्रोच। एंड इनकी अर्निंग्स मोटा मोटी 18-20-22% पे ग्रो करती रहती है विदाउट मच वॉलेटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल में इंडिया का इकोनॉमी में बहुत डिसरप्शंस आए हैं, GST, डिमोनेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं चली, केपेक्स साइकिल नहीं चली, IL&FS का क्राइसिस आया, अभी कोविड आया, एटसेट्रा, राइट। FY15 से FY20 सेंसेक्स निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 3-4% रहा, जो कि बहुत कम रन रेट है कंपेयर टू 8-10-12% जो पिछले 20-30 सालों से सेंसेक्स निफ्टी देता रहा है। ये 3-4% सेंसेक्स निफ्टी का रहा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ रेट 21-22% रहा इस 5 साल के दौरान। तो चाहे अच्छा एनवायरनमेंट हो या गंदा एनवायरनमेंट हो, ये कंपनियां 20% या उससे ऊपर की अगर अर्निंग्स ग्रोथ देती रहेंगी, और अगर आपको उस पर विश्वास है, तो आपका पोर्टफोलियो भी 20% के ऊपर से कंपाउंड करता रहेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि कब घुसूं कब निकलूं, FII DII फ्लोज को क्या हो रहा है, हवा की दर की चल रही है, एटसेट्रा, मार्केट क्या लगता है, ये वाले क्वेश्चन सारे इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो दैट्स द फिलॉसफी। बट कमल, कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स पूछना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, आपने बहुत विस्तार में समझाया। आपने जब इसको स्टार्ट किया, आपने बताया कि 3 फिल्टर्स हैं, जिसमें पहला फिल्टर है अकाउंटिंग फ्रॉड्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिएंटेड इश्यूज को साइडलाइन करना। फिर आपने बताया दूसरा कि कंपनी की हिस्टोरिकल
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर लास्ट 1 डेकेड और मोर देन 1 डेकेड को देखा। फिर आपने बताया कि इंडस्ट्री के ट्रेड्स को देखा, कंपनी की ट्रेड्स को देखा, जिस बेसिस पे आपने ये अनुमान लगाया कि उनकी जो अच्छी हिस्ट्री है वो फ्यूचर में भी बरकरार रहेगी। लेकिन लेकिन अब इसमें एक साधारण सा सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान में अराउंड 9 से 10 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं, राइट? अगर हम ये समझना चाहें आपसे कि कैसे इन 3 फिल्टर्स के द्वारा हम उन 1000 कंपनीज से सिर्फ 13 कंपनीज पे आ जाते हैं, क्या सिर्फ 13 कंपनीज हैं जो इस फिल्टर को पूरा कर पाती हैं? हाँ, तो पहला जो आप अकाउंटिंग का फिल्टर लगाते हैं वो 1000 में से कम 700-800-900 साइड पे हो जाती है, तो बच जाती है 200-300 जो अकाउंटिंग जिनकी क्लीन है। अच्छा, दूसरा फिल्टर जब आप हिस्टोरिकल वाला लगाते हैं तो हार्डली 25-30 कंपनियां रह जाती हैं जिन्होंने ऐसी सुंदर 10-15-20 साल की हिस्ट्री दी है। बाकी कंपनियों ने 3-4 साल अच्छा, 3-4 साल बुरा, 3-4 साल अच्छा, 3-4 या पिछले 5 साल अच्छे, उससे पहले के 10 साल बुरे। इस तरह की वॉलेटिलिटी से बाकी की कह लीजिए 175 कंपनियां इस तरह से रहती हैं, और ये 25 कंपनियां फिर रह जाती है। वो 25 कंपनियों पे फिर रिसर्च करके हम 13 कंपनियां खरीदे हैं। तो ये सच है कि इस तरह की कंपनियां बहुत कम है, हार्डली 25-30 है जिन्होंने हिस्ट्री इतनी अच्छी दी है और वो क्लीन है। उनमें भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको रियलाइज होगा वो 25-30 में से जो टॉप की 10-12-13 है वो और नेक्स्ट 10-12-13 में जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू कंटिन्यू दिस ब्यूटी इन द फ्यूचर। तो दैट्स हाउ वी आर। आप म्यूट पे हैं कमल, आप म्यूट पे हैं। सॉरी, आप हमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि उन 25 कंपनियों में से जब आप ये 13 कंपनियों में आए, जो बाकी 12 कंपनीज आपने नहीं रखी, उनमें से कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कौन सी ऐसी कंपनी जो उन 12 में आती है लेकिन आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और क्यों? तो है, काफी है। मतलब एक ज्वेलरी की कंपनी है जो लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है इस देश का। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक 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 और रिटेल प्ले है जो टाटा जोन करते हैं, ट्रेंट है। तो ऐसी काफी हैं कंपनीज जो अच्छी हैं, लेकिन हमारा या तो उन पे अभी तक काम पूरा नहीं हुआ होता इसलिए हमारा कन्विक्शन नहीं बैठा होता। हो सकता है वो टॉप 5 की क्वालिटी वाली हो लेकिन हमने नहीं काम किया तो हम उसको अभी खरीदेंगे नहीं। या फिर हो सकता है हमारे कुछ डाउट्स रहे हो काम पूरा कर जाने के बाद, जिसके कारण वो टॉप 5 या टॉप 10 वाली क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। या हो सकता है कि जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनके ग्रोथ रेट, टीसीएस एक मान लीजिए, टीसीएस को हरा पाना बहुत मुश्किल है लेकिन टीसीएस 11-12-13% की ही ग्रोथ ज्यादा दे सकती है, टीसीएस 18-20% की ग्रोथ नहीं देती। तो इस तरह से डिफरेंट रीजंस के कारण 25-30 सुंदर और अच्छी और कंसिस्टेंट हिस्ट्री वाली कंपनीज हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में ना हो। सो अगला सवाल ये है कि और ये सवाल पहले वाले सवाल से रिलेटेड है कि ये अगर हम एक तरफ इन 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाएं, पूरे 25 कंपनियां, क्योंकि इन 25 कंपनियों में 2 फिल्टर तो पूरे हो ही गए कि उनकी हिस्ट्री 10 साल से पुरानी है, उनकी हिस्ट्री में अर्निंग्स अच्छी रही हैं, उनमें अकाउंटिंग फ्रॉड्स नहीं है। अब हम उनकी आगे की जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं वहां पर हम कहीं ना कहीं अपनी सब्जेक्टिविटी लगाते हैं। सो सब्जेक्टिविटी लगाकर एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें कि आपने जैसे 13 कंपनी रखी हुई हैं, जिसमें कि पर कंपनी अगर हम 13 कंपनी रखेंगे तो लगभग 8 से 10% का एलोकेशन होगा। अगर वो ना रख के पूरी की पूरी 25 कंपनी रख लें, वो बेटर क्यों नहीं है? हाँ, तो ये जो चार्ट हमने दिखाया है, ये स्लाइड नंबर 13 जो मैंने प्रोजेक्ट करी है, इस पे जो चार्ट है ये इसी तरह का काम कर रहा है। ये एक फिल्टर बेस्ड पोर्टफोलियो बनाया है पिछले 10 साल के फंडामेंटल देख के, फोरकास्टिंग कुछ भी नहीं करके, एक तरह से हिस्ट्री देखी और आंख बंद करके फ्यूचर की तरफ आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया। तो ये वाला पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, जो डार्क कलर का लाइन है, ये हमारी बुक में, हमारी जो दोनों बुक्स हैं, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग और अनयूजुअल बिलियनियर, इसमें सारी डिटेल्स हैं इन पोर्टफोलियोज के कि हर एक पोर्टफोलियो में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, कौन से शेयर्स हैं, किस भाव पे खरीदे 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो ये अगर आप इस तरह का 25 कंपनी का पोर्टफोलियो, 20 कंपनी का, 15 कंपनी का आंख बंद करके वाला जो पोर्टफोलियो है, वो अगर आप बना के अगले 10 साल के लिए डब्बा बंद होल्ड करेंगे
तो आपको मोटा मोटी इसी तरह की रिटर्न 20-22% की रिटर्न मिल जाएगी। ये हिस्टोरिकली हमने दिखाया है। हाँ, तो आपको मिल जाएगी। ज्यादा क्या होगा कि ये रिटर्न हमारी जो मैनुअल इंटरवेंशन वाले पोर्टफोलियो की रिटर्न है उससे शायद 2-3% ही कम रहेगी, बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगी, लेकिन हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी, राइट। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर आप समझे नहीं है कि कंपनी को मैं खरीदा क्यों, उसके फंडामेंटल्स को समझे नहीं है, तो आप पहली चीज तो अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल में कर पाएंगे उन पूरे 10 सालों में, जब बीच में कोरोना वायरस भी आएगा, जीएसटी भी आएगा, डीमोनेटाइजेशन भी आएगा। आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर पाए कि मैंने हाथ नहीं लगाना, बजाज फाइनेंस आधा हो रहा है, हो जाने दो, मेरे को चिंता नहीं है, राइट। वो पहला एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि वो जो 2-3-4% की कम रिटर्न आती है, वो कम इसलिए आती है क्योंकि इस तरह का पोर्टफोलियो क्या करेगा, बोलेगा जी देखो नेस्ले का मैगी फियास्को हो गया, तो इसकी हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड उतना कंसिस्टेंट अब रहा नहीं, 10 में से 10 साल इसने नहीं दिया, या कुछ कुछ ब्रेक इन कंसिस्टेंसी आएगी फॉर अ रीजन, जो रीजन एक्चुअली टेम्परेरी रीजन था, बट क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं कि फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, तो आपको टेम्परेरी और परमानेंट में फर्क नहीं पता चलेगा। आप डेटा देखेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे, तो नेस्ले जैसी कंपनी एक्सक्लूड हो जाएंगी। साथ में क्या होगा, 2017-18 में अगर आप ये पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रेपको, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी आ जाएंगी क्योंकि पिछले 10 सालों में 2007 से 2017, 2008 से 2018 इन कंपनीज ने बहुत बेहतरीन कंसिस्टेंसी ऑफ हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ एटसेट्रा, लोन बुक ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी सब दिया, जो आप हिस्टोरिकल डेटा में चाहते थे। तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये सब भर लेंगे। अभी ये कंपनियां क्या होएगा, फिर पोर्टफोलियो रिटर्न को एकदम घुसा देंगे नीचे। अगर आप आंखें खोल के इन्वेस्टिंग करें फ्यूचर के बारे में रिसर्च करके, तो इस तरह का मिस्टेक आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उससे ना तो आपकी सिर्फ रिटर्न एनहांस होती है 10 साल वाली, ड्यूरिंग दैट 10 ईयर पीरियड आप ज्यादा वॉलिटिलिटी में से नहीं निकलते। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आप एकदम आंख बंद करके 10 साल तक बिल्कुल चिंता नहीं करने वाले हैं और आप 18-20% से खुश हैं, आपको 20-22% नहीं चाहिए, इस तरह का आपका मेंटालिटी है, तो ये फिल्टर बेस्ड अप्रोच आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई एम नॉट जोकिंग इट, आपको हमारी और कमल की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं, और हमारी बुक में हमने दिया है कि कैसे करना है ये, ताकि आप कर सकें। राइट रक्षित। सो अगला सवाल ये है कि ये जो 13 कंपनियां आपने चुनी हैं, जो आपने कुछ नाम भी बताए, जिसमें कि एशियन पेंट्स एक नाम बताया, रिलैक्सो दूसरा नाम बताया, बजाज फाइनेंस तीसरा है, राइट। इस तरह की जो सारी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज का अगर प्राइस की बात करी जाए, दाम की बात करी जाए, उनकी वैल्यूएशन की बात करी जाए, वो अपनी अपनी सेगमेंट में ऑलरेडी लीडर हैं। सो राइट, सो क्योंकि वो ऑलरेडी लीडर हैं, तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं तो ICICI बैंक लूंगा, मैं HDFC बैंक क्यों लूं, क्योंकि HDFC बैंक तो ऑलरेडी लीडर है। राइट। जो जो जिसको लीडर आगे बनना है, जो लीडर ऑफ टुमारो है, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी आई लीडर बन चुका है वो तो ऑलरेडी बहुत महंगा स्टॉक है, उसका प्राइस बहुत बढ़ चुका है, कल को उस पर बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड कोई एक अनोखा इवेंट होता है, जैसे कोविड-19 हुआ, या कल को कोई वॉर हो गई, उससे जो ऑलरेडी लीडर है उसको भी उतना ही नुकसान होगा, जो सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, उसको भी उतना ही नुकसान होगा। लेकिन जो लीडर है वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी बहुत महंगा है, तो इसलिए उसको ज्यादा नुकसान होगा, उसका प्राइस ज्यादा गिरेगा। सो इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ऐसा थ्योरेटिकली हमें लगता है, प्रैक्टिकली होता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सबसे रिसेंट। बजाज फाइनेंस से महंगा NBFC कोई था नहीं, है ना, जो एक इकलौता हुआ करता था गुरु फाइनेंस, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में एक जमाने में था, बट वो अब बैंक का हिस्सा बन गया। तो बजाज फाइनेंस से ज्यादा महंगा NBFC कोई था नहीं कोविड से पहले। कोविड के दौरान बजाज फाइनेंस का स्टॉक 50-60% गिरा। हाँ, जो बाकी NBFCs हैं उनका स्टॉक 70-80-90% गिरा है। तो ये हमारे को पहले लगता है कि बजाज फाइनेंस ज्यादा गिरेगा क्योंकि वो ज्यादा महंगा है। पहली बात, ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी आप HDFC बैंक और ICICI बैंक देख लीजिए,
कल का जो रिजल्ट आया है, HDFC बैंक ने रिजल्ट निकाला है उनके 30 जून वाला जो क्वार्टर एंड हुआ, उस क्वार्टर की लोन बुक ग्रोथ उन्होंने 21% लोन बुक ग्रोथ दिया है अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में। आईसीआईसीआई बैंक नहीं देगा, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया, बट मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का 21% लोन बुक ग्रोथ, 25% डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आएगा। तो उसके कारण क्या है कि पहली बात तो HDFC बैंक गिरेगा कम कंपेयर टू लेट से इंडसइंड बैंक, और नंबर हमारे सामने ही है। दूसरी बात, जब रिकवरी की बात आएगी तो HDFC बैंक ज्यादा अच्छा रिकवर करेगा। हाँ, ये जरूर है, वो परसेंटेज टर्म्स में ना थोड़ा सा कभी हमें धोखा हो जाता है। धोखा कैसे हो जाता है? सपोज करो एक 100 रुपए का भाव अगर 90% गिर के 10 रुपए हो जाए और फिर वो 100% चढ़ के 20 रुपए हो जाए, कि 10 से 20 से 100%, तो हमें लगता है अरे वाह डबल हो गया। लेकिन HDFC बैंक 100 रुपए का भाव गिर के 70 होएगा और 70 से 100 चला जाएगा, विच इज ओनली 40% ग्रोथ। 70 से 100 इज 40%। तो हमें लगा अरे इधर डबल हो गया, उधर सिर्फ 40% चढ़ा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये डबलर्स को पकड़ता हूं। बट वो जो डबलर्स है ना, पहली बात तो अगर आप पहले से उनको होल्ड किए हुए हैं, वो अभी भी 80% डाउन है और HDFC बैंक पूरा रिकवर कर गया है, राइट। दूसरी बात, वो 10 का जब 20 हो जाएंगे तो 20 का 5 कब होएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। जबकि ये जो 100 का 70 हुआ, 70 का 100 हुआ, वो 100 का 120, 144 इस तरह से आगे ग्रो करता रहेगा, राइट। सो द चॉइस यू हैव टू मेक इज, क्या आपको वीरेंद्र सहवाग चाहिए जो पहली बॉल में चौका छक्का मारना चाहता है, और जब कभी उसको फुल टॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप आएगा, हाफ बॉल ही आएगा, तो वो उड़ाने की कोशिश करेगा? आपको वो चाहिए कि आपको राहुल द्रविड़ चाहिए जो बोलता है यार फुल टॉस आउटसाइड ऑफ स्टंप मैं जाने देता हूं, मेरे को गिल्टी फीलिंग भी नहीं होगी कि अरे मैंने कितनी अच्छी बॉल छोड़ दी, मैं अगली बॉल खेलूंगा जो सीधी आएगी और उस पर सिंगल लूंगा और मैं आराम से मैच भी जीत जाऊंगा, मेरी बैटिंग एवरेज भी सहवाग से बेहतर रहेगी, राइट। नॉट ओनली इन टेस्ट मैच, ODI में भी बेहतर रहेगी, T20 में भी बेहतर रहेगी। और भी ज्यादा जरूरी बात, राहुल द्रविड़ वीरेंद्र सहवाग को जब बीट करता है बैटिंग एवरेज में, तो टेस्ट मैच में सबसे नैरो मार्जिन से बीट करता है, वनडे में वाइडर मार्जिन से बीट करता है, और T20 में वाइडेस्ट मार्जिन से राहुल द्रविड़ वीरेंद्र सहवाग को बीट करता है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको राहुल द्रविड़ दिखता है वही पसीना बहाता हुआ, एक सिंगल लेता हुआ बोरिंग आदमी, राइट। और आपको सहवाग दिखता है अट्रैक्टिव, राइट। ये वो वाला बैंक है जो 90% गिर गया है तो इसलिए ज्यादा इसको खरीदते हैं, तो दूसरा वाला जरा 20% गिरा है। ये वो वाला बैंक है जो 1 टाइम्स बुक पे ट्रेड हो रहा है, दूसरा वाला बैंक तो 5 टाइम बुक पे ट्रेड हो रहा है, राइट। दैट इज द इनकरेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आगे जाके HDFC बैंक की बेहतर होने वाली है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में, तो भाव कितना भी ऊंचा हो दूसरों के कंपैरिजन में, HDFC बैंक की शेयर प्राइस ग्रोथ उसकी अर्निंग्स को ट्रैक करेगी और वो ऊपर जाएगी, है ना। तो दैट्स अ सिंपल वे, बट अगर ज्यादा डीप जाना चाहे कोई पार्टिसिपेंट तो मैं इसको और डीप लेके जा सकता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को। आप म्यूट पे हैं कमल। आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है, इससे समझ आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, दिस इज अब ये एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि सौरभ मुखर्जी जिन्होंने ये बुक्स लिखी अनयूजुअल बिलियनियर एंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, उन्होंने हाल ही फिलहाल पिछले 5-6 महीनों में ये कहना शुरू किया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हो रहा है, जैसे कि कोविड हुआ या जो भी दिक्कतें हो रही हैं, क्रूड ऑयल प्राइस गिरा, ये सारी चीज़ें इंडिया की फेवर में है, क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी। कोविड के पहले ही इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही थी, अब कोविड हो गया, उसकी वजह से जो भी हुआ, चाहे उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस और गिरा, अल्टीमेटली उसका इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा और इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी। अब आपका जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली वो स्टॉक्स हैं जो तब भी वो बहुत चले जब इकोनॉमी नीचे जा रही थी, क्योंकि आपका कहना ये था कि ये वो वाली कंपनीज हैं जो अपनी सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं, चाहे ये महंगी हैं लेकिन हम इनको फिर भी लेंगे क्योंकि ये इनके पास एक ऐसा डिस्रप्टिव मॉडल है, चाहे वो डिमांड साइड पे हो चाहे वो सप्लाई साइड पे हो, कि वो अपनी लीडरशिप को बरकरार रखेंगे और अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ आती रहेगी।
राइट। लेकिन अभी जब हम ये सोच रहे हैं कि अब अगले 1 2 3 5 सालों में इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो बहुत ज्यादा गिरी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी, और मे भी आपकी जो कंपनियां हैं वो उनके कम मुकाबले कम बढ़ेंगी। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको एक पोर्टफोलियो में मिक्स क्रिएट करना चाहिए ना हो, क्योंकि अब बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज होगा, जो कि मिस्टर सौरभ मुखर्जी ने खुद ही बोला है। और बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसे आपने बोला कि लोग प्राइस, मैंने भी बोला, लोग प्राइस पे ध्यान देते हैं, लोग सहवाग को देखना चाहते हैं, लोग बोरिंग द्रविड़ को नहीं देखना चाहते। सो उस हिसाब से आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि एक पोर्टफोलियो में आपने सारे के सारे द्रविड़ रखे हुए हैं, 13 के 13, राइट। आप नहीं चाहेंगे कि आप उसमें मे भी ये 13 रखें, लेकिन 5 और ऐड कर लें, वो वाली कंपनियां जो कि बहुत गिरी हुई हैं, उनमें भी क्वालिटी है, उनमें भी हिस्ट्री में अर्निंग्स थी, लेकिन वो इस वजह से गिरी हुई थी क्योंकि इकोनॉमी डाउन थी। अब जब इकोनॉमी रिकवर करेगी तो वो वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिकवर कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जो चॉइस एक इन्वेस्टर को करनी है, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम भी इन्वेस्टर हैं, जो जो चॉइस हम करते हैं आपको करनी है, सारे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको करनी है, वो है कि क्या आपको 20-22% की पोर्टफोलियो ग्रोथ चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड वॉलेटिलिटी के साथ, कि क्या आपको 25% की ग्रोथ चाहिए मौत का कुआं वाली वॉलेटिलिटी के साथ, राइट। तो आपको वो डिसाइड करना है। अगर आप सहवाग डालते हैं 5 अपने पोर्टफोलियो में, तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब सहवाग डबल सेंचुरी मारेगा और द्रविड़ वही 50-60-70 मारेगा, और द्रविड़ बोलेगा मैं तो खुश हूं, सहवाग मार रहा है, डबल सेंचुरी मारता रहे, राइट। उस दिन आपको लगेगा अरे मेरे पड़ोसी ने सहवाग उठाया था, वो देखो ज्यादा पैसा बना गया, मैं द्रविड़ के साथ फंसा रह गया। लेकिन चैलेंज ये होगा, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन से वाले मैच में सहवाग वो डबल सेंचुरी बनाने वाला है, राइट। उसके कारण आपके पोर्टफोलियो में रिस्क आ जाएगा बहुत। वो रिस्क का ये भी मतलब हो सकता है कि आपने 5 मैचों में पैसा लगाया और सहवाग ने एक भी मैच में द्रविड़ से ज्यादा रन नहीं बनाए, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है आप 25% एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपने सहवाग भर डाले ये डबल सेंचुरी बनाएंगे, 25% ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न आएगी, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, 25 ना आने की जगह 15 ही रह जाए, 10 रह जाए, 5 रह जाए, राइट। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ द्रविड़ भर देंगे तो आपका जो 20% आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो डिफरेंट तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के। आपको 3 पैरामीटर पे अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को रखना है। पहला पैरामीटर, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है जिस पे आपके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल गोल्स को मीट कर रहा है। आमतौर पे ये नंबर जो है लोगों का होता है 15, 17, 18, 20 के ऊपर, क्योंकि 10-12% से तो हमारी लाइफस्टाइल कॉस्ट ही इन्फ्लेट हो रही है हर साल, तो 10-12% सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा जो बोले मेरे को अपने अगले 30-30 इयर्स की फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग के लिए 25-30% की कंपाउंडिंग चाहिए, तो उसको मेरे ख्याल से कमल और बाकी वेल्थ मैनेजर्स ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल गोल्स को नीचे लेके आइए, रादर देन ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जो 30% की कंपाउंडिंग दे, है ना। तो ज्यादातर लोगों का आंसर इस सवाल का कि कितनी रिटर्न आपको सेटिस्फैक्टरी है, ये आंसर आता है 18-20% के आसपास, ±3-4%। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। तो अगर आपका 100 रुपए का पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें से मेरे ख्याल से 70-80 रुपए पे आप रिस्क भी लेना चाहेंगे, लास्ट के 5 रुपए पे जरूर आप रिस्क लेना चाहेंगे। तो वो लास्ट के 5 रुपए में आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करिए, वो यूनिकॉर्न हंट करिए, जो सहवाग का भी बाप है ना, वो क्रिस गेल हो गया। वो आप गेल में पैसा लगाइए कि वेस्ट इंडीज पता नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन क्रिस गेल जब तक खड़ा रहेगा छक्के मारता रहेगा, पता नहीं कब आउट हो जाएगा। सो वो 5 रुपया कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क मेरे ख्याल से कम रखना आपको प्रेफरेबल रहेगा 70-80 रुपए पे, राइट। और जो तीसरा, आपका टाइम होराइजन क्या है। क्या आप ये लो रिस्क हेल्दी रिटर्न अगले 2-3 साल के लिए बनाना चाहते हैं,
कि बहुत लंबे टाइम के लिए बनाना चाहते हैं। जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो वो सहवाग वाला पोर्टफोलियो जो है that can be 5-10% of your overall allocation, it cannot be 70-80%. तो हमारी फिलॉसफी है वो है कि this portfolio can become your core, कि ये आपका 50-60-70% ऑफ इक्विटी एलोकेशन हो सकता है अगर आप हमें ट्रस्ट बिठाएं कि हम लो रिस्क हेल्दी रिटर्न आपको दे सकते हैं। और बाकी आप जरूर मतलब यू कैन ऑलवेज हैव स्मॉल कैप्स, हमारा भी एक स्मॉल कैप है जिसकी हाई वॉलेटिलिटी है। You can always have a small cap, you can always have few different styles of investing, so you can have some extra Sehwag oriented portfolios as well. ये वाला portfolio Dravid है। Right. मैं इस सवाल का जवाब मैं भी देने की कोशिश करता हूँ और मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा दिया कि आपके पोर्टफोलियो का नाम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स है और क्रिकेट मैचेस तो रोज रोज नहीं होते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट रोज खुलती है, राइट। और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग से ही लॉन्ग टर्म में वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। सहवाग जैसे स्टॉक्स में भी 1 महीने 2 महीने 5 महीने चलेंगे, लेकिन जब हम लाइफ गोल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी वर्सेस एक इनकंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। सो इस वजह से पोर्टफोलियो में ये 13 कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स रखे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच रक्षित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें इतने विस्तार में समझाया और सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kamal. Thank you everyone for joining in. Thank you. Bye.